नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और ये है न्यूज की पाठशाला। और इस पाठशाला में सबकी क्लास लगती है। यहां खबर का हर चैप्टर खुलता है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि आप तक खबर हूबहू सही तरीके से, सही जानकारी और सही तथ्य के साथ लगातार पहुंचती रहे। आज पाठशाला में क्या खास है ये आपको बताते हैं। पाठशाला में दीदी वर्सेस दीदी का चैप्टर आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि वोटर को धमकी क्या दीदी का असली लोकतंत्र है। सबसे अहम बात यही। उसके अलावा बताएंगे कि मोदी के खिलाफ रेस में ममता हैं या फिर अरविंद केजरीवाल हैं। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी। ये चैप्टर भी खोलें। पाठशाला में बताएंगे आपको 50 साल से उलझे हुए विवाद को मोदी सरकार ने कैसे सुलझा दिया और उसके पीछे की रणनीति क्या रही, यह आपको बताएंगे। पाठशाला में बताएंगे आपको कि नो पार्किंग नो कार का आइडिया किसका है और क्या ये भारत में चलने वाला। तो आइए शुरू करते हैं पाठशाला की को और सबसे पहले कक्षा पॉलिटिकल साइंस की। तो पॉलिटिकल साइंस की क्लास में सबसे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का चैप्टर। आज सबसे पहले आपको ममता बनर्जी के दो रूप दिखाने वाले हैं। एक रूप में वो बंगाल की ममता बनर्जी हैं और दूसरे रूप में वो विपक्ष की नेता बनने की कोशिश करती हुई ममता बनर्जी। बंगाल की ममता कैसे हैं? बंगाल की ममता राजनीतिक हिंसा पर ढुलमुल है, लेकिन विपक्ष की ममता बीजेपी राज्यों में अराजकता देख रही है। बंगाल की ममता विधानसभा में मारपीट को नजरअंदाज कर देती हैं, वो उनके लिए मुद्दा नहीं है। लेकिन विपक्ष की ममता को देश में लोकतंत्र खतरे में नजर आ रहा है। बंगाल की ममता वोटरों को धमकी देने वाले नेताओं से, अपने विधायकों से कुछ नहीं कहती। वहां आंख नाक कान सब बंद रहते हैं। लेकिन विपक्ष की जो ममता है उनको गवर्नेंस याद आती है। वो गवर्नेंस की बात कर रही है। बंगाल की ममता की राज्यपाल से जुबानी लड़ाई लगातार जारी है, लेकिन विपक्ष की ममता संघीय ढांचे पर हमले की बात कर रही है। बंगाल की ममता हिंसा को रोकने में लगातार असफल हैं। 8 लोग जिंदा जला दिए जाते हैं और आज भी हमने आपको बताया कि कैसे जिंदा बम मिले हैं और बम बनाते हुए घरों में धमाके हुए। लेकिन विपक्ष की ममता मोदी सरकार की जवाबदेही तय करने की बात करती है। तो ये दो ममताएं दोनों एक दूसरे के खिलाफ, एक को कुछ और नजर आता है तो दूसरी को कुछ और। एक तरफ ममता बनर्जी विपक्षी पार्टी को खत लिखती हैं, एक लेटर लिखती हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, बीजेपी के खिलाफ सब एकजुट हो जाओ। दूसरी तरफ इन्हीं की पार्टी के विधायक धमकी देते हैं कि बीजेपी को वोट अपने रिस्क पर देना, हमें वोट दोगे तो सेफ रहोगे। यानी बंगाल के अंदर कुछ और है और बंगाल के बाहर ममता बनर्जी कुछ और नजर आती। अब सबसे पहले आपको सुनाते हैं जिस वाकये का जिक्र किया कि ममता बनर्जी की पार्टी यानी टीएमसी के एक विधायक कैसे वोटर्स को धमका रहे हैं। कट्टर बीजेपी যাদেরকে হারানো যাবে না, তাদেরকে চমকাতে হবে। বলবে আপনি যদি ভোট দিতে যান আমরা ধরে নেব বিজেপির ভোট দেবেন, ভোটের পর আপনি কোথায় থাকবেন সেটা আপনার নিজের ইচ্ছে। আর যদি ভোট দিতে না যান আমরা ধরে নেব আপনি আমাদের সমর্থন করছেন, আপনি ভালোভাবে থাকুন, ব্যবসা করুন, বাণিজ্য করুন, চাকরি করুন, আমরা আপনার সঙ্গে আছি। तो ये जो महाशय हैं जिनकी धमकी आपने बंगाली भाषा में सुनी और हिंदी में आपको ट्रांसलेट करते हुए हमने लिखकर बताया कि क्या वो बोल रहे थे, ये ममता बनर्जी की पार्टी यानी टीएमसी के विधायक हैं। इनका नाम है नरेंद्र चक्रवर्ती और धमकी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में उपचुनाव होने वाले हैं और ये धमकी उपचुनाव के लिए है। तो चुनाव के वक्त क्या रहा होगा, जो आरोप लगते हैं उसको यकीन मानने में शायद कई लोगों को संशय नहीं होगा, कुछ लोग हो सकते हैं यकीन ना करें। लेकिन इसके पीछे का गणित क्या है ये आपको जरा बहुत आसानी से हम समझा देते हैं, क्योंकि लिखी हुई चीजें आपके जहन में ज्यादा देर तक ताजा रहती हैं। ये आपको बताते हैं कि इनके पीछे का गणित क्या और क्यों ये धमकी दे रहे हैं। जो उपचुनाव की बात हो रही है, सबसे पहले आपको बता देता हूं कि बंगाल में जो उपचुनाव हैं जिसको लेकर के ये धमकी दी जा रही है, वो उपचुनाव कहां कहां हैं और उनकी समीकरणें क्या क्या है। बंगाल में उपचुनाव होने जा रहे हैं। पहली जो सीट है वो है आसनसोल लोकसभा सीट। आसनसोल लोकसभा सीट से आपको याद आ गया होगा कि यहां से कौन शख्स थे और
उन्होंने जब पार्टी का दामन छोड़ा और वापस टीएमसी में शामिल हुए तो उसके बाद ये सीट खाली हुई। शत्रुघ्न सिन्हा भी यहां से चुनाव लड़ रहे टीएमसी की वजह से। नाम इनका है बाबुल सुप्रियो का। बाबुल सुप्रियो इनका नाम, और बाबुल सुप्रियो के सीट खाली करने के बाद यहां पर उपचुनाव हो रहा है। एक लोकसभा सीट, लेकिन दूसरी जो है वो विधानसभा सीट है जिसका नाम है बालीगंज विधानसभा सीट। बालीगंज विधानसभा सीट जो है वो एक विधायक के निधन के बाद खाली हुई और यहां पर भी चुनाव हो रहे हैं। अब फर्ज कीजिए, अंदाजा लगाइए कि यहां से चुनाव कौन लड़ रहा है। यहां से चुनाव लड़ रहे हैं बाबुल सुप्रियो। तो यह चुनावी गणित है पूरा। ये वैसी समीकरण हो रही है कि सुब्रत मुखर्जी के निधन के बाद बालीगंज विधानसभा सीट खाली होती है। बाबुल सुप्रियो जो एमपी थे वो सीधा आ जाते हैं यहां विधायक बनने के लिए, और यहां से शत्रुघ्न सिन्हा चुनावी मैदान में। अब यहां वोटिंग है, जो वोटिंग है वो 12 अप्रैल को होने जा रही है और 16 अप्रैल को इस वोटिंग के नतीजे आने जा रहे हैं। तो आप फर्ज कर लीजिए कि सिर्फ उपचुनाव को लेकर के अगर टीएमसी के विधायकों की धमकी ये है, तो बाकी जो लोग टीएमसी के मुताबिक काम नहीं करते होंगे बंगाल के अंदर, उनका क्या हाल होता होगा। आगे बढ़ते हैं। ममता बनर्जी के विधायक को आपने सुन लिया जो वोटर्स को धमका रहे हैं। अब आपको ममता बनर्जी का एक खत दिखाते, एक लेटर दिखाते हैं जो ममता बनर्जी ने विपक्षी पार्टियों को लिखा है। और ये खत लिखने के पीछे की वजह क्या है, इसकी टाइमिंग क्या है, उस टाइमिंग का मतलब क्या है, ये पाठशाला की इसी कक्षा में आपको समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप वो खत देखिए और उस खत का मजमून आपको बताते हैं। ममता बनर्जी कहती है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर बीजेपी के सीधे हमले हो रहे हैं। उन संस्थाओं के नाम उन्होंने गिनाए। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय का नाम गिनाया, सीबीआई का नाम गिनाया, सीवीसी का नाम गिनाया और इनकम टैक्स का नाम गिनाते हुए ममता कहती हैं कि इनका राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। ममता आह्वान करती हैं अपने इस खत में कि सभी विपक्षी दलों को एकजुट होना होगा। वो कहती हैं कि चुनाव जब भी आते हैं तो इन्हीं केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई तेज हो जाती है। जिन ममता के कान नाक सब बंद हैं बंगाल में, वो इस चिट्ठी में कहती हैं कि हम गवर्नेंस में पारदर्शिता चाहते हैं और जवाबदेही पर विश्वास रखते हैं। अब ये दोगलापन इसमें कैसे है, विरोधाभास कैसे है, ये पाठशाला की इसी कक्षा में आपको लगातार बताते रहेंगे। आप बस बने रहिएगा। ममता इसी खत में कहती है कि बदले की भावना से की जाती है ये कार्रवाई और ऐसी पॉलिटिक्स को हम सहन नहीं करने वाले हैं। बीजेपी शासित राज्यों में अदालतों के आदेशों का उल्लंघन होता है, वो कह रही हैं कि राजनीतिक दबावों की वजह से लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। अब फर्ज कीजिए ये दबाव जैसे आप सुनेंगे ना, आप सीधा याद कीजिए कुछ वक्त पहले अभी इसी कक्षा में आपको दिखाया था, आपको सुनाया था टीएमसी के विधायक क्या कह रहे थे, किस तरीके से धमकी दे रहे थे। वो यहां वो पारदर्शिता चाहती हैं, यहां वो जवाबदेही चाहती हैं, लेकिन जब उनके अपने विधायक बीजेपी के समर्थकों को धमकाते हुए कहते हैं कि अगर तुम वोट करने गए तो फिर देख लेना कि तुम कहां रहते हो, और वोट करने नहीं गए तो फिर तुम आसानी से यहां पर रहना, तो वहां पारदर्शिता, वहां न्याय, वहां सब परिभाषाएं ममता बनर्जी की धूमिल हो जाती। बहरहाल ममता बनर्जी चिट्ठी में कहती हैं कि न्यायपालिका, मीडिया और जनता महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। विपक्षी दलों के रूप में जवाबदेही तय करने की जिम्मेदारी हमारी है। वो कहते हैं कि सभी प्रगतिशील ताकतों को एक साथ आने की जरूरत है। तो उस चिट्ठी के उस लेटर के कुछ अंश आपको बता दिए हमने, जो चिट्ठी ममता बनर्जी ने जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं और विपक्षी बाकी जो पार्टियां हैं उन सबको लिखा था। और आपको यह भी बता दें कि किस तरीके से इस वक्त देश में ममता वर्सेस ममता हो चुका है। एक ममता वो हैं जो कि पश्चिम बंगाल में हैं, मुख्यमंत्री हैं, टीएमसी के नेता हैं और पश्चिम बंगाल को देख रही हैं। तो दूसरी ममता वो हैं जो कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते एक विपक्ष में राष्ट्रीय नेतृत्व में खुद को बीच में स्थापित करना चाहती है। लेकिन हैरानी यह है कि लोकतंत्र खतरे में है। ऐसा लेटर लिखने वाली ममता बनर्जी शायद बीरभूम को भूल गई। बीरभूम आपको नाम से याद आ गया होगा, बीरभूम में क्या हुआ था। बीरभूम में टीएमसी नेता की हत्या होती है और टीएमसी नेता की हत्या के बाद 8 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। टाइम्स नाउ वहां पहुंचा था, हमारे सहयोगी तमाल साहब वहां पहुंचे थे, उन घरों की हालत दिखाए तो कैसे उन घरों के बाहर जिंदा देसी बम और इस्तेमाल किए हुए देसी बम मिले थे इसी बीरभूम में,
जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर है, ममता बनर्जी जहां की मुख्यमंत्री हैं, वहां कुछ कोई बोलने को राजी नहीं था। ममता बनर्जी के होठ जैसे पूरी तरह सिल गए थे वहां पर। सैकड़ों लोग वहां से पलायन को मजबूर हो गए थे। रात के अंधेरे में गांव के कई घर जला दिए गए थे। पुलिस वहां सुबह पहुंची थी। इसी बीरभूम की जांच अब सीबीआई कर रही है। कल ही बीरभूम हिंसा को लेकर के पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसदों का एक दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने वाला है, जो कि इस बात की तस्दीक करेगा कि पश्चिम बंगाल के अंदर आखिरकार हो क्या रहा है। बीरभूम पर चुप रहने वाली ममता बनर्जी बाहर कितनी मुखर हो जाती। ये जो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, ये ममता बनर्जी का बंगाल है, जहां की विधानसभा में कल मारपीट भी हुई थी। तब इन्हें लोकतंत्र खतरे में बिल्कुल नहीं लगा। विधानसभा के अंदर मारपीट हो जाती है, लात घूसे चल जाते हैं, सांसदों की नाक फट जाती है, सर से खून आने लगता है, तो लोकतंत्र खतरे में नहीं है। लेकिन बाकी देश में लोकतंत्र खतरे में। आपको वाकया पहले बता देते हैं दोबारा से कि कल पश्चिम बंगाल विधानसभा में मारपीट हो गई। बीजेपी बीरभूम हिंसा पर बहस की मांग कर रही थी, सिर्फ बहस की मांग थी, और इसी बीच टीएमसी और बीजेपी के विधायकों के बीच ये झड़प शुरू हो जाती है। बीजेपी का पक्ष यह है कि उनके विधायकों को टीएमसी के विधायक और सिक्योरिटी गार्ड से मिलकर के पीटा, लेकिन टीएमसी का आरोप यह है कि इस मारपीट में बीजेपी का हाथ है, जो कि अगर बहुत आम बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो विधानसभा के अंदर बीजेपी अल्पसंख्यक है। वहां हंगामे के बाद बीजेपी के 5 विधायकों को सस्पेंड कर दिया जाता है। इसमें नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी रहते हैं, इसमें मनोज तिग्गा रहते हैं, इसमें शंकर घोष का नाम शामिल है, दीपक बर्मन का नाम शामिल है और नरहरी महतो का नाम इस बर्खास्त किए हुए नामों में शामिल है। बंगाल विधानसभा में जो कुछ हुआ उसे पूरे देश ने देखा है। विधानसभा में हुई मारपीट में कई विधायक घायल हुए। बीजेपी के 7 विधायकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो वहीं टीएमसी विधायक आसिफ मजुमदार की नाक पर चोट आई। बीजेपी विधायक मनोज तिग्गा, शिखा चैटर्जी, चंदना बाउरी, नरहरी महतो, नदियार चंद बाउरी, डॉक्टर अजय पोद्दार और लक्षण बाउरी को कोलकाता के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आ चुकी थी। तो बंगाल में लोगों को जिंदा जलाया गया। विधानसभा में विधायकों की मारपीट की तस्वीरें वायरल होने लगी और अब टीएमसी विधायक खुलेआम वोटर्स को धमकी दे रहे हैं। बीजेपी ने इसके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत भी दी है। ये नेता लगातार इस प्रकार बयान देते हैं और भाई की वातावरण बनाते हैं और चुनाव जीतते हैं। वहाँ बीरभूम में जहाँ घटना हुई है, इतना दर्दनाक घटना हुआ है, बच्चों को महिलाओं को जला दिया गया। वहाँ का जिला प्रेसिडेंट बोलते हैं टीएमसी की पुलिस को बम मारो। कुछ बिहार में उदयन गुहा है, वो भी अभी चुनाव हुआ बाई इलेक्शन, क्या क्या बयान देते हैं। तो अभी आसनसोल में बाई इलेक्शन हो रहा है एमपी का, तो वहाँ उनके एमएलए इस प्रकार बात करके डर का वातावरण बना करके और चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। एक बार फिर उस लेटर की बात करते हैं जो ममता बनर्जी ने लिखा है। अपने इस लेटर में ममता बनर्जी ने ईडी और सीबीआई का जिक्र किया। अब ये जिक्र क्यों हुआ है ये आपको बताते हैं। वो ऐसा इसलिए कर रही हैं क्योंकि उनके भतीजे जो हैं अभिषेक बनर्जी एक केस की जांच में फंस चुके हैं। वो केस क्या है बता देते हैं आपको। ये केस है कोयला घोटाले का। कोयला घोटाले में फंसे अभिषेक बनर्जी से ईडी पूछताछ कर चुकी है। अभिषेक बनर्जी से, जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं, अभिषेक से आज भी ईडी को पूछताछ करनी थी, लेकिन अभिषेक पेश नहीं हुए। कल अभिषेक बनर्जी की पत्नी यानी रुजिरा बनर्जी को दिल्ली में ईडी के दफ्तर में पेश होना है। वो पेश होते कि नहीं होते ये भी पता चल जाएगा। बहरहाल आज अभिषेक पेश नहीं हुए थे। अभिषेक बनर्जी ने ईडी के समन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया और इससे पहले अभिषेक 2 बार ईडी के सामने पेश हुए भी। कोयला तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभिषेक से पूछताछ हो चुकी है और यही वजह है कि ममता इसलिए ईडी का नाम लेती हैं, सीबीआई का नाम लेती हैं। लेकिन ममता बनर्जी एजेंसियों पर गुस्सा निकाल क्यों रही है, इसके पीछे की बड़ी दिलचस्प वजह है और वो वजह मैं आपको बता देता हूं, ये मैं मिटा देता हूं। और ममता का गुस्सा एजेंसीज पे क्यों है ये आप जरा बड़ी आसान भाषा में समझिए। ममता का एजेंसी पर गुस्सा क्यों, एजेंसी पर गुस्सा क्यों, इसके पीछे की कुछ वजह मैं आपको बताता हूं और वजह वो बेहद वाजिब है। इसके पीछे की वजह बताता हूं मैं आपको कि इसके पीछे की वजह क्या है। पहली बात समझिए, मैं पहले केस लिखता जाता हूं, उस केस में हो क्या रहा है ये आपको बताता हूं। पहला आप देखिए, पहला केस है बीरभूम हिंसा का।
ये जो बीरभूम हिंसा हुई जिसमें कि 8 लोगों को घर के अंदर जिंदा जला दिया गया था, इस केस का क्या हो रहा है? इस केस की जांच कर रही है सीबीआई। ये सिर्फ एक केस नहीं है। दूसरी केस की बात कीजिए, जब पिछले साल बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो चुनाव बाद काफी हिंसा हुई थी। चुनाव बाद हिंसा को लेकर के टाइम्स नाउ नवभारत ने आपको उस एसआईटी की रिपोर्ट भी दिखाई थी। उन एफआईआर में क्या क्या लिखा गया ये भी दिखाया था। कोर्ट में मामला गया था, कोर्ट से फटकार लगी थी, एसआईटी गठित हुई थी। लेकिन अब हालात क्या है कि चुनाव बाद जो हिंसा हुई इसकी जांच भी आज की तारीख में सीबीआई कर रही है। अगला केस बताते हैं। अभिषेक बनर्जी जो कि ममता के भतीजे हैं, उनके ऊपर जो केस चल रहा है, जो कोयला घोटाले का आपको बताया था कि अभी ईडी की जांच में वो फंसे हुए हैं। ईडी लगातार पूछताछ कर रही है, पेश हुए थे, कल उनकी पत्नी को पेश होना है, तो उसकी जो जांच कर रही है प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी कर, यानी सेंट्रल एजेंसीज के निशाने पर बंगाल के कई मामले हैं। और ये सिर्फ प्रमुख मामले आपको बता रहे हैं। अब जो लोग हैं जो कि जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हैं, उन नेताओं के बारे में एक सच्चाई ये भी है कि लोग इन तमाम केसेस की जांच में अड़ंगा लगाते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम बैंक फ्रॉड से जुड़े मामलों की जांच के जरिए आपको बताते हैं। वो आंकड़ा क्या है? वो आंकड़ा ये है कि आप ये मानकर चलिए कि एक मोटा मोटा आंकड़ा कहता है कि 7 राज्यों में, मैं नए पेज से शुरू कर देता हूं, कि जांच पर बयानबाजी क्यों, इसके पीछे की वजह और बयानबाजी कितनी कारगर साबित होती है ऐसे नेताओं के लिए, यह भी आज आप इन आंकड़ों के जरिए बहुत आसानी से समझ लेंगे। जांच पर बयानबाजी क्यों है जो कि सीबीआई करती है, ईडी करती है, इसके पीछे की वजह क्या है? सबसे पहला आंकड़ा है वो ये कहता है कि 7 राज्य ऐसे हैं जिनमें फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, बैंक फ्रॉड्स होते हैं, और कितने के होते हैं? लगभग 21,000 करोड़ रुपए। एक आम आदमी के लिए 21,000 करोड़ रुपए को नंबरों में लिख पाना मुश्किल होता है, जिसको कि कई नेता के ऊपर आरोप है कि वो डकार कर बैठ गए। 7 राज्य में 21,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है। ये आंकड़ा सामने आ गया। अब इसके कितने मामले हैं? इसके कुल मामले हैं 173 मामले हैं। 173 मामले बनते हैं 21,000 करोड़ रुपए के 7 अलग अलग राज्यों। अब ये नंबर आप ध्यान में रखिएगा कि इन मामलों का क्या होगा। इन मामलों में सीबीआई जांच शुरू नहीं हो पाई है। सीबीआई जांच शुरू ही नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि अलग अलग अड़ंगे लगाए जा रहे हैं। अब सबसे दिलचस्प वाकया आता है यहां पर, जो कि आपको बताने वाला हूं मैं, कि इसमें कौन कौन से राज्य हैं और यहां पर कितने कितने केस हैं। सबसे पहला नाम आ जाता है महाराष्ट्र का। महाअघाड़ी सरकार है। महाअघाड़ी सरकार महाराष्ट्र में इस वक्त है। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि उन्हीं की सरकार में सब कुछ हो चुका है, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसे 132 केस हैं। उसके बाद बात कीजिए आप दूसरे में पंजाब की, जहां अभी तक कांग्रेस सरकार हुआ करती थी, अभी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, लेकिन उसमें कितने केस हैं? इसमें आते हैं कुल मिलाकर के 16 केस। अगले राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की 15 साल की शासनकाल के बाद सरकार गई, कांग्रेस का शासन आया। छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर के 8 ऐसे केसेस हैं जिन पर की केंद्रीय एजेंसीज की जांच की तलवार लटकी हुई है। अगला जो राज्य है वो झारखंड राज्य है। झारखंड का आंकड़ा भी स्टेट के जो साइज है उसके हिसाब से अच्छा खासा बड़ा है। इसमें 7 केस आते हैं। अब जो नाम आने वाला है वो अपने आप में अहम नाम है, और वो नाम इसलिए अहम है क्योंकि वो नाम है राज्य का जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। मैं यहां लिखना शुरू कर देता हूं आपको। ये आपको 4 राज्य बता दिए। अगला जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल में कितने ऐसे केसेस हैं? पश्चिम बंगाल में अभी तक के कुल मिलाकर के जो केसेस हैं वो हैं 6 केसेस। अगला जो नाम आ जाता है वो आता है केरल का। वायनाड आपको केरल के नाम से एकदम याद आ जाएगा। राहुल गांधी वहां से सांसद है। केरल और राजस्थान में जहां पर अशोक गहलोत की सरकार है, यहां पर कुल मिलाकर के 2-2 केसेस आते हैं। अब ये पूरा अंक गणित जरा आप समझ लीजिए।
कुल 7 राज्य ऐसे जिसमें कि महाराष्ट्र है, पंजाब है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, केरल है, राजस्थान है, और सारे जो राज्य हैं एक मोटे तौर पर अनुमान सामने आता है कि गैर बीजेपी शासित राज्य हैं। 7 राज्यों में 21,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड होता है। आप सोचिए कितनी रकम होती है, 21,000 करोड़ रुपए, जिनके कुल 173 मामले ऐसे हैं जिनमें सीबीआई जांच शुरू ही नहीं हो पाई है। और ये सारे मामले पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, केरल, राजस्थान के हैं, गैर बीजेपी शासित राज्यों के। और ये आप मानकर चलिए, और अगर आप दिमाग को थोड़ा पीछे ले जाएंगे, थोड़ी पुरानी बातें सोचेंगे, तो सिलसिलेवार तरीके से जो नेता सीबीआई जांच का, ईडी की जांच का, इनकम टैक्स का, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का या फिर चुनाव आयोग का अपमान करते हैं, उनके ऊपर सवाल खड़े करते हैं, वो 99.9% जो उसमें नेता हैं वो विपक्ष के नेता हैं। और जो राज्य 173 केस जिसमें मामले शुरू नहीं हो पाए, वो राज्य भी विपक्ष शासित राज्य हैं। और इसके पीछे की वजह बताता हूं कि जो बैंक फ्रॉड है, इसके मामलों की जांच शुरू क्यों नहीं हो पाई। ये शुरू इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि राज्य सरकारों की तरफ से मंजूरी नहीं मिल पाई थी। राज्य सरकार, एक प्रोटोकॉल होता है कि राज्य सरकार को ऐसे मामलों में अपनी मंजूरी देनी पड़ती है, लेकिन मंजूरी नहीं मिल पाई, तो 173 मामले आज भी अधर में लटके हुए हैं। 21,000 करोड़ रुपए का जो फ्रॉड हुआ है, जो कि आपका हमारा इनकम टैक्स से भरा हुआ पैसा है, वो कहां गया है किसी को कोई मालूम नहीं है। उसकी सिर्फ जांच होनी है, सीबीआई जांच करती है, लेकिन राज्य सरकारों ने इस मामले में अनुमति दी नहीं है। अब आगे के आंकड़े की बात कर लेते हैं, सीधी बात पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं कि पश्चिम बंगाल के आंकड़े क्या कहते हैं। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि क्यों संघीय ढांचे पर चोट नजर आ रही है ममता बनर्जी को, और क्यों उनको लगता है कि लोकतंत्र का जो ढांचा है उसको बिगाड़ा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में 293 करोड़ रुपए का घोटाले की बात है। ये सिर्फ एक मामला बता रहा हूं मैं, रुपए के का घोटाले का मामला सामने आता है। इसमें से कुल मिलाकर के देखा जाए, बाइफरकेट कीजिए, तो ये 6 मामले हैं। और ये 6 मामले किस चीज के हैं? ये हैं बैंक से धोखाधड़ी करने के, यानी कि बैंक फ्रॉड करने के मामले हैं। इन 6 मामलों में, जो कि 293 करोड़ रुपए के पश्चिम बंगाल के अंदर हैं, इन मामलों में भी सीबीआई को, जिसको कि इस मामले में जांच करनी थी, सीबीआई को राज्य सरकार की तरफ से हरी झंडी नहीं दी गई, इजाजत नहीं दी गई, सीबीआई जांच शुरू नहीं कर पा रही उसके बाद में। और 6 मामले, 293 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला, बैंक फ्रॉड से जुड़ा हुआ मामला अभी तक अधर में लटका हुआ है। इसमें कोई हिसाब किताब हो नहीं पा रहा है। ये आंकड़े हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई परसेप्शन नहीं है, कोई बयानबाजी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आंकड़े हैं जिनका जवाब ममता बनर्जी अगर दे पाए तो बहुत बेहतर होगा। या कम से कम सीबीआई को हरी झंडी दे दे कि इन मामलों में आप जांच शुरू कर दीजिए, तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स का एक एंगल यह भी है कि वो विपक्ष की नेता की रेस में पिछड़ना नहीं चाहती, और ये रेस खुद ममता बनर्जी ने शुरू की थी। और ये कब शुरू की थी? ये तब शुरू की थी, उन्होंने लगातार कांग्रेस को जब चुनौती देना शुरू कर दिया था, और ये कहा था कि कांग्रेस की अगुवाई के बिना जो विपक्ष बनेगा, वही विपक्ष बीजेपी को टक्कर दे सकता है। अब हालात क्या हो गए हैं? अब हालात ये हो गए कि ममता बनर्जी को डर सता रहा है। किस बात का डर? कि विपक्ष की नेता बनने की रेस में कहीं अरविंद केजरीवाल आगे ना निकल जाएं। और इसके पीछे की वजह है कि ममता बनर्जी जिस तरह से पीएम मोदी पर अटैक करती हैं, ठीक उसी तरह से पंजाब को जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी पर अटैक करने लगे। ममता बनर्जी की पार्टी 5 राज्यों के चुनाव में कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई, जबकि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में बम्पर जीत हासिल की है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रह चुकी है, जबकि केजरीवाल ऐसे इकलौते रीजनल नेता हैं जिनकी 2 राज्यों में सरकार है और पूर्ण बहुमत की सरकार है। ममता बनर्जी कांग्रेस को रिप्लेस करने के बारे में सोच रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में कांग्रेस को रिप्लेस कर दिया। उत्तराखंड, गोवा में कांग्रेस का विकल्प आम आदमी पार्टी बन सकती। एक तथ्य यह भी कहा जाता है कि ममता बनर्जी के पास सियासी मार्केटिंग का कोई मॉडल नहीं है जिसको आगे प्रोजेक्ट कर सके वो, या लोगों को विश्वास दिला सके, जबकि अरविंद केजरीवाल के पास एक दिल्ली मॉडल है, और इसी दिल्ली मॉडल को पंजाब में प्रोजेक्ट किया, और लोगों ने दिल्ली मॉडल का भरोसा किया, और पंजाब में आम आदमी पार्टी को बम्पर सीटों से नवाज दिया। लेकिन ममता बनर्जी का लेटर का जो कंटेंट है आपको बता दिया।
ये क्यों कहा जा रहा है ये बता दिया, इसके पीछे जो एजेंसीज पर निशाना साधा गया वो क्यों साधा गया ये आपको बता दिया। अब टाइमिंग की बात करते हैं कि लेटर इसी वक्त क्यों लिखा गया। लोकसभा चुनाव तो अभी दूर है। यह लेटर उस वक्त लिखा गया है जब कांग्रेस अपनी सबसे कमजोर हालत में, और ये हम क्यों कह रहे हैं ये बता देते हैं आपको। हालिया में संपन्न हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एक भी राज्य नहीं जीत पाई। पंजाब में कांग्रेस सरकार अपनी सरकार नहीं बचा पाई, सर फटवल की नौबत अलग से आ गई। उत्तराखंड गोवा में संभावनाएं थी, उत्तराखंड में हरीश रावत प्रबल चेहरा थे, लेकिन हरीश रावत को सपोर्ट दिया नहीं गया। और हरीश रावत भी चुनाव के नतीजों से एक दिन पहले हैरान होकर ये कह रहे थे कि सब कुछ बदल चुका है, क्यों बदला है मुझे नहीं पता। गोवा में भी संभावनाएं थी, वहां भी वो हार गई। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस छोटी पार्टियों से भी छोटी हो चुकी। यूपी में जितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ रही थी ज्यादातर में जमानत जब्त हुई, 2 सीटें जीती और कुल मिलाकर जो वोट प्रतिशत रहा वो महज 2.33% ज्यादा। वो नोटा से आसपास ही संभव तो होना चाहिए, नोटा से ज्यादा थोड़ा सा कम। लेकिन यूपी और पंजाब में जो हार हुई उससे गांधी परिवार की जो इज्जत है, जो साख है, जो इमेज है, वो भी बेहद कमजोर हो चुकी है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी ने इसी वक्त लेटर बम दाग दिया। और यही वजह यह भी है कि कांग्रेस अब ममता बनर्जी की चिट्ठी को लेकर के टीएमसी पर हमला कर रही है। आपको सुना देते हैं कि कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं इसको लेकर के। देखिए, बात यह है कि ममता बनर्जी की विश्वसनीयता कितने हैं इसमें मेरा बिल्कुल शक है। कभी वो कहती है कि बीजेपी के खिलाफ सबको एकजुट होकर लड़ना चाहिए, कभी कहते हैं बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ, दोनों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना चाहिए, कभी वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को खत्म कर देना चाहिए। तो उनकी असली रवैया क्या है, असली मंशा क्या है, ये जानना बड़ी जरूरी होते हैं, क्योंकि वो सुबह और शाम उनके बयान में बदल होते हैं। जिस मंशा की हम लोग बात कर रहे थे कि ममता बनर्जी की मंशा क्या है, अधीर रंजन चौधरी वही मंशा समझना चाहते हैं। पाठशाला का एपिसोड उन्होंने देखा होता तो शायद समझ चुके होते कि ममता बनर्जी की मंशा क्या है और लेटर बम क्यों इस वक्त पर फोड़ा गया है। बहरहाल, विपक्ष नेता बनने की रेस में ममता बनर्जी के सामने जो चेहरे हैं वो कौन कौन से हैं? उनमें गांधी परिवार है जो कि 5 राज्यों में चुनाव हार करके सबसे कमजोर स्थिति में है। उनमें अखिलेश यादव हैं जो कि दिल्ली की राजनीति की जगह छोड़ चुके हैं और उत्तर प्रदेश पर फोकस कर चुके हैं। उनमें अरविंद केजरीवाल हैं जो कि पंजाब की जीत से बेहद उत्साहित हैं और गुजरात के विधानसभा चुनाव पर उनकी नजर फिलहाल टिकी हुई और सबसे मजबूत विपक्ष के चेहरे के तौर पर अरविंद केजरीवाल हर तरीके से खुद को स्थापित कर रहे हैं। ममता को अरविंद केजरीवाल से खतरा इसलिए भी सता रहा है क्योंकि पंजाब जीतने के बाद आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों में और मजबूती से उतरेगी। आम आदमी पार्टी की नजर अब गुजरात पर है और हिमाचल चुनाव पर है। टाइम्स ऑफ नवभारत की एडिटर इन चीफ नाविका कुमार ने कल बातचीत की थी अरविंद केजरीवाल से, और अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन पहले क्या कहा था ये सुन लीजिए जरा। अभी तो 2 राज्य हैं आपके पास, बिल्कुल कांग्रेस की तरह। उनके पास भी 2 राज्य हैं, आपके पास भी 2 राज्य हैं। जब ये बढ़ेगा तो समय और कम हो जाएगा। आपके मुंह में घी शक्कर जरूर बढ़ना चाहिए। पंजाब के अंदर पंजाब के लोगों ने हमें मौका दिया है, जहां जहां लोग मौका देंगे हम काम करेंगे। ममता बनर्जी बंगाल से निकली और गोवा गई चुनाव लड़ने, और लोगों का ये कहना है कि शायद नेशनल एम्बिशंस हैं और एक और स्टेट में, यानी कि आउटसाइड बंगाल उनको प्रूव करना था। आपको लगता है कहीं ना कहीं ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ को ये कम करता है? मुझे ये सब जोड़ तोड़ समझ नहीं आता, आप जो बातें करते हो। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पश्चिम बंगाल के मतवा समुदाय के कार्यक्रम को पीएम मोदी ने संबोधित किया और एक कहा कि राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन राजनीतिक विरोध के चलते अगर किसी को हिंसा से डराकर धमकाकर के कोई रोकता है तो वो दूसरों के अधिकारों का हनन करता है। और इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हिंसा, अराजकता की मानसिकता अगर समाज में कहीं भी है तो उसका विरोध किया जाए। आपको याद होगा कि जिस वक्त पीएम मोदी ये बोल रहे हैं उसके ठीक कुछ घंटे पहले टीएमसी सांसद की, टीएमसी विधायक की वो बातें भी आपको सुनाई थी। यानी ये सीधा अटैक है ममता बनर्जी के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का
कि जो अराजकता, जो डराने धमकाने की राजनीति का एक रवायत पश्चिम बंगाल के अंदर बन चुके हैं, स्थापित हो चुके हैं, उसके खिलाफ खड़ा होना होगा। कल पश्चिम बंगाल के तमाम सांसदों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलना भी है। वो भी इसी मुद्दे को लेकर के सामने आएंगे कि बीरभूम में जो कुछ हुआ, जहां एक टीएमसी के नेता की हत्या के बाद 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया, उसके बाद अगली सुबह पुलिस वहां पहुंची, लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने सही से काम नहीं किया। उसके बाद टीएमसी के विधायक लोगों को धमकी देते हैं उपचुनाव में वोटिंग को लेकर के, और ममता बनर्जी पूरा चुप्पी साधे बैठी है। तो इसी को लेकर के पीएम मोदी ने सीधा निशाने पर लिया अप्रत्यक्ष रूप से ममता बनर्जी को। और पाठशाला में अब उस ऐतिहासिक समझौते का चैप्टर जिसे मोदी सरकार ने असम और मेघालय का 50 साल का झगड़ा खत्म कर दिया है। पूर्वोत्तर के राज्यों के बीच बरसों से चल रहे सीमा विवाद को मोदी सरकार धीरे धीरे सुलझाने में जुटी हुई है। और इसी कड़ी में एक और बड़ा समझौता हुआ। तो समझौता हुआ असम और मेघालय के बीच में। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह ने असम और मेघालय के बीच सीमा समझौता करवाया। इस समझौते से क्या होगा? इस समझौते से इन दोनों राज्यों का वो झगड़ा खत्म होगा जो 50 साल में कोई सरकार करा नहीं पाई। 50 साल में कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन पूर्वोत्तर की सीमा विवाद को सुलझाने की ठोस पहल सिर्फ अब हो पाई। असम और मेघालय के बीच जो सीमा विवाद है, उसमें कल कुल मिलाकर के अब तक 12 विवाद थे। 6 विवादों पर मतभेद दूर हो चुका है। अगले 6 महीनों में सर्वे ऑफ इंडिया की टीम दोनों राज्यों के साथ मिलकर के एक सर्वे करेगी, जिसके बाद अगले 6 महीनों में जो बाकी जो सिर्फ 6 विवाद बचे हैं, उनमें भी सीमा को लेकर के उन विवादों को सुलझा लिया जाएगा। यानी अभी तक 50% समस्या को जड़ से खत्म कर दिया गया है और यह सुनिश्चित कर दिया गया है कि अगले 6 महीने में जो बाकी 50% समस्या है, वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाए। असम और मेघालय के बीच कितनी जमीन पर विवाद है और कौन कितनी जमीन किसे देगा, इसको भी आपको समझना होगा। ये समझौता क्या कहता है? इस समझौता के तहत सीमा विवाद की 36.79 वर्ग किलोमीटर जमीन में 18.51 वर्ग किलोमीटर यानी करीब आधी जमीन असम के पास रहेगी और 18.28 वर्ग किलोमीटर यानी करीब आधी जमीन मेघालय के पास रहनी तय हुई। ये जो 6 समस्याएं हैं, उनको मूल से खत्म कर देता है। बाकी 6 बची हैं, उनका भी निराकरण किया जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस समझौते के प्रभाव क्या है। ये आपको जरा समझाते हैं कि समझौते के प्रभाव क्या हैं और हम क्यों कह रहे हैं कि ऐतिहासिक समझौता है, जो कि 50 साल पुराना विवाद था और अब खत्म किया गया है। ये असम मिजोरम समझौता क्या कहता है? माफ कीजिएगा, असम और मेघालय जो समझौता है वो क्या कहता है और उसका मतलब क्या है और उससे कितना फायदा होने वाला है, कितना नुकसान होने वाला है, ये पॉइंट दर पॉइंट, बिंदु दर बिंदु आपको हम लगातार समझाते हैं। समझौते के बाद जो दोनों राज्यों की जो सीमा है, जो सीमा है वो 70% जो सीमा है विवाद मुक्त हो चुकी है। यानी 70% झगड़ा है वो लगभग खत्म हो चुका है। और ये इतना महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस बिंदु को सुलझाने में अभी तक की जितनी सरकारें आई हैं वो कामयाब हो नहीं पाई। ये तो कामयाब हो नहीं पाई, ये कामयाब होने की कोशिश शायद नहीं की होगी, लेकिन इस सरकार ने ये काम कर दिखाया और दोनों राज्यों के बीच जो सीमा समझौता था उसमें 70% विवाद को खत्म कर दिया है। लेकिन इस तरह के ऐतिहासिक समझौते का सबसे बड़ा प्रभाव क्या होता है? सबसे बड़ा प्रभाव ये कि पूर्वोत्तर में जो दूसरी जगहों पर जो 50 सालों से सीमा विवाद हैं, उस विवाद में भी समझौते के आसार बन रहे हैं। उदाहरण क्या है? उदाहरण है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो 122 जगहों पर विवाद है, उसको सुलझाने के लिए दोनों राज्यों के सीएम रोड मैप पर चर्चा कर चुके हैं, यानी शुरुआत हो चुकी है। सीमा विवाद के दूसरे मामलों में भी असम के मुख्यमंत्री की मिजोरम और नागालैंड के मुख्यमंत्री से चर्चा शुरू हो चुकी है, यानी विवाद सुलझाने की पहल हो चुकी है। दोनों पक्ष राजी हैं विवाद सुलझाने के लिए और बहुत कम वक्त में हम ये भी विवाद सुलझता हुआ देखेंगे। हालांकि पूर्वोत्तर की जो सीमा का विवाद है वो अक्सर हिंसक होता रहा।
आपको पिछले साल जुलाई का मामला बखूबी याद होगा, जब सीमा विवाद में असम और मिजोरम की पुलिस के बीच गोलियां चल गई थी। कई लोग उसमें घायल हुए थे, बड़ी बयानबाजी हुई थी और इसी सीमा विवाद में असम पुलिस के 6 जवानों की भी मौत हो गई थी और करीब 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। यह पूर्वोत्तर में सीमा विवाद का सबसे हिंसक चैप्टर था। लेकिन अब जैसे असम और मेघालय के बीच समझौता हो चुका है, वैसा ही असम और मिजोरम के बीच भी सीमा विवाद हल होने की संभावनाएं खुल चुकी हैं। बातचीत शुरू हो चुकी है, जिसमें बरसों से चले आ रहे पूर्वोत्तर में इन विवादों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। अब आपको जरा पूर्वोत्तर के राज्यों का गणित बहुत संक्षेप में समझा देते हैं कि पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वो कितने राज्य हैं और उनमें सीमा विवाद क्या क्या है और कैसे कैसे है। देखिए, पूर्वोत्तर में कुल मिलाकर के 7 राज्य हैं। अब इन 7 राज्यों के बीच में एक दिलचस्प चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान रखिए। कौन कौन से राज्य हैं सबसे पहले आपको बता देते हैं। पहले राज्य का नाम लेते हैं हम लोग। पहला राज्य है हमारा असम। दूसरा जो राज्य आता है वो राज्य आता है त्रिपुरा। अब ये जो 2 नाम लिखे हैं ये महत्वपूर्ण क्यों हैं, ये आपको अभी मैं समझाने वाला हूं। उसके बाद बात कीजिए आप, जो तीसरा राज्य आता है वो आता है मणिपुर। जो चौथा राज्य आता है वो आता है चौथा राज्य है नागालैंड। जो पांचवा राज्य है मेघालय। जो छठा राज्य है वो है मिजोरम। और कुल मिलाकर के 7 राज्य हैं और 7वें राज्य के तौर पर यहां अरुणाचल को रखते हैं। अब ये 7 राज्य तो आपको बता दिए। अब 7 राज्यों के बीच की गणित क्या है और कौन सा राज्य कब बना था, कहां से अलग होकर के बना था और विवाद कैसे उपजने की संभावनाएं हुई थी, ये बताते हैं आपको। इनमें से जो 4 राज्य हैं वो असम से अलग होकर के बने, जिसमें कि पहला राज्य की बात कीजिए, जो नागालैंड बना वो बना 1963 में बना था। मेघालय जो राज्य है वो 1972 में बना था। उसके बाद मिजोरम जो राज्य है वो 1972 में बनने के बाद 1987 आप इसको मान लीजिए, 1987 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल हो चुका था। उसके बाद जो मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, 1972 और 1987 में, 1972 में अलग हुआ था और 1987 में पूर्ण राज्य का इसको दर्जा हासिल हुआ। तो ये जो तमाम राज्य हैं ये असम से अलग होकर के बने और जब अलग होकर के बने उसी के बाद धीरे धीरे सीमा विवाद को लेकर के संभावनाएं बननी शुरू हुई और फिर विवाद स्थापित हो गया, जिसको कि अब खत्म किया जा रहा है। लेकिन मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर के लिए क्या क्या काम किया और क्या क्या ऐतिहासिक समझौते किए हैं, यह आपको समझना जानना जरूरी है। 16 जनवरी 2020 ब्रू रियांग समझौता, जिसमें त्रिपुरा और मिजोरम और ब्रू रियांग प्रतिनिधियों के बीच में समझौता किया गया और 34,000 से ज्यादा लोगों को इस समझौते का फायदा हुआ। 27 जनवरी 2020 बोडो समझौता, भारत सरकार, असम सरकार और प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन के बीच एक शांति समझौता हुआ जिसमें लाखों लोगों को फायदा हुआ। 2021 में कार्बी आंगलोंग समझौता हुआ। असम सरकार और कई विद्रोही समूहों के प्रतिनिधियों के बीच समझौता कराया गया ताकि शांति बहाल रहे। 29 मार्च 2022 असम मेघालय समझौता हुआ, जिसमें कि 70% सीमा विवाद को खत्म कर दिया, यानी आज वाला जो समझौता है। असम और मेघालय के बीच समझौता करवाने के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने क्या कहा वो सुनना जरूरी है, सुनिए जरा। भारत सरकार, असम सरकार और मेघालय सरकार के सभी अधिकारीगण आज का दिन एक विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट के लिए ऐतिहासिक दिन है। जब से देश में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से 2014 से मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट की शांति प्रक्रिया, नॉर्थ ईस्ट के विकास, नॉर्थ ईस्ट की समृद्धि और नॉर्थ ईस्ट की सांस्कृतिक धरोहर के संवर्धन के लिए अनेक विध प्रयास किए। मैं उसका साक्षी हूं।
पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में और 2019 से गृह मंत्री के रूप में। आज मुझे ठीक याद है 2019 के मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं जब प्रधानमंत्री जी के पास गया था तब उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को ये चारों क्षेत्र में शांति की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, समृद्धि की दृष्टि से और नॉर्थ ईस्ट की सांस्कृतिक धरोहर को संभालने की दृष्टि से सरकार की प्रायोरिटी के बारे में बात किया था। आज मुझे आनंद है कि 19 से 22 का ये सफर इस दिशा में बहुत बड़े माइलस्टोन अचीव करने में सफल रहा है। तो गृहमंत्री अमित शाह ने क्या कहा ये आपने सुना, लेकिन आपको बताते हैं कि पूर्वोत्तर के राज्यों में कहां बीजेपी की या बीजेपी के सहयोगी दलों की सरकार है और किस तरीके से इस मामले को सुलझाया जा रहा है। सबसे बात कीजिए असम में। असम में जो है ये बीजेपी की सरकार है। आपको पूर्वोत्तर के तमाम राज्यों के बता रहे हैं। त्रिपुरा की बात कीजिए, त्रिपुरा में भी बीजेपी की सरकार है। और ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब से पहले अनेकों बार ऐसा हुआ कि जहां केंद्र में और पूर्वोत्तर के कई प्रमुख राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार रही, लेकिन यह विवाद नहीं सुलझ पाया। तीसरी बात कीजिए आप मणिपुर की बात कीजिए। मणिपुर की बात करते हैं, बीजेपी की सरकार है। नागालैंड की बात कीजिए। और ये एक एक करके मैं पूर्वोत्तर के सभी जो राज्य हैं जिनके बारे में बताया कि कौन सा राज्य कब बना, ये तमाम बातें आपको बताता रहूंगा कि उसके बाद कहां कहां किस किस की सरकार है, ये जानना भी आपके जरूरी है। यहां पर एनडीपीपी की सरकार है, बीजेपी के साथ मिलकर के सहयोगी दल की सरकार है। ये चार राज्य आपने देखे। अगले राज्य की बात करते हैं, मेघालय की बात करते हैं। मेघालय में बीजेपी की सरकार। अगले राज्य की बात कीजिए, माफ कीजिएगा, यहां पर एनपीपी की सरकार है जो कि बीजेपी की सहयोगी। मेघालय के बाद बात करते हैं मिजोरम की, जहां एमएनएफ की सरकार है, और अरुणाचल की बात। मिजोरम में एमएनएफ की सरकार है जो कि बीजेपी की सहयोगी थी इस बार चुनाव में। और जो सातवां जो प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में भी बीजेपी जो यहां पर आई और बेहतर जीत के साथ आई। ये 7 राज्य आप देख लीजिए। इन 7 राज्यों में पूर्वोत्तर में या तो बीजेपी की सरकार रही या बीजेपी के सहयोगी के साथ सरकार रही। अब केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। अक्सर ये हुआ है कि केंद्र में जिसकी सरकार रहती है, पूर्वोत्तर में कई राज्यों में उसके और उसकी सहयोगी की सरकार रही, लेकिन सीमा विवाद किसी ने सुलझाने की कोशिश नहीं की और न ही कोई सुलझा पाया। सिर्फ मोदी सरकार ने ऐसा करने की कोशिश की और अब मोदी सरकार कामयाब होती हुई दिखाई पड़ रही। बहरहाल पाठशाला में वक्त हो चुका है सोशल साइंस की क्लास करने का। देश में इस बात पर चर्चा हो रही है कि जिसके पास पार्किंग स्पेस नहीं, क्या उसके पास नई कार भी नहीं होनी चाहिए। इस तरह का प्रस्ताव दिया जा रहा है कि पहले आपको पार्किंग स्पेस दिखाना होगा कि आप कार पार्क कहां करेंगे, उसके बाद कार खरीद पाएंगे। लेकिन क्या यह आइडिया इस देश में संभव है? मुंबई में इस तरह के आइडिया पर विचार हो रहा है। वहां के पुलिस कमिश्नर ने इस आइडिया का प्रस्ताव रखा है, लेकिन इसके पीछे का गणित क्या है? जहां मुंबई में नो कार नो पार्किंग पर चर्चा हो रही है, वहां क्या इस देश में यह मामला, यह फॉर्मूला क्रियान्वित करना संभव है क्या? इसको जानने के लिए आपको जरा गाड़ियों की और पार्किंग का जो प्रतिशत है, ये कितनी गाड़ियां हैं, ये जानना जरूरी होगा। पहली तो बात यह है कि इसके पीछे की वजह क्या है, ये चर्चा क्यों होनी शुरू हुई? क्योंकि मुंबई में हर रोज लगभग 600 से ज्यादा गाड़ियां निकलती हैं, यानी कि नई गाड़ियां 600 से ज्यादा रोजाना निकाली जाती। यानी मुंबई की सड़कों पर हर महीने करीब 18,000 गाड़ियां और हर साल देखिए, हर साल 2,20,000 से कुछ
ज्यादा गाड़ियां हर साल निकलती हैं और हर साल सड़कों पर आती हैं। मुंबई में इंसानों के लिए रहने की जगह की कमी है, ये लोग सब जानते हैं। घर बड़े छोटे छोटे होते हैं, भीड़ बहुत है, लेकिन पार्किंग स्पेस कहां से आएगा? इस बात को लेकर के सवाल उठाया और उस सवाल के बाद फिर यह फॉर्मूला जन्म लेता है कि नो पार्किंग, जिसका सीधा मतलब है नो कार। अब मुंबई में जगह की समीकरणें क्या कहती हैं, ये जरा आप देखिए, जहां पर जगह की कमी कही जाती है। मुंबई का जो डेवलपमेंट प्लान है, यानी मुंबई डेवलपमेंट प्लान जो 2034 का बनाया गया, उसके मुताबिक आंकड़े, जो संभावित आंकड़े हैं वो क्या है कि प्रति व्यक्ति 1.28 वर्ग मीटर जगह चाहिए आपको प्रति व्यक्ति। ये तो एक व्यक्ति के लिए हो गई, लेकिन गाड़ी के लिए क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानक कहता है 11 वर्ग मीटर प्रति व्यक्ति। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है उसके लिहाज से लगभग 1/10 संभावनाएं बन रही हैं 2034 में। और ये आदमियों के, यानी कि इंसानों के रहने की जगह है, ये उसका आंकड़ा है। अब पार्किंग में गाड़ी क्या करती है? गाड़ी जो जगह लेती है, गाड़ी पार्किंग की जो जगह होती है, ये जरा आंकड़ा आप देखिएगा, गाड़ी पार्किंग की जगह होती है लगभग 12 वर्ग मीटर। यानी कि आदमी के लिए 1.28 वर्ग मीटर की जगह बचेगी 2034 में, लेकिन गाड़ी को जगह चाहिए 12 वर्ग मीटर की। और शायद इसीलिए ये फॉर्मूला लगा कि नो पार्किंग और नो कार। पार्किंग की जगह नहीं है तो भैया आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। मुंबई की अभी की जो आबादी है वो 2 करोड़ 9 लाख से ज्यादा है। 2030 में ही आबादी 2 करोड़ 80 लाख हो जाएगी, यानी कि जगह की जो कमी है वो और ज्यादा हो जाएगी, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाएगी। अगर मुंबई में गाड़ियों की संख्या देखी जाए तो कुल 42 लाख गाड़ियां हैं, जिनमें 11 लाख प्राइवेट कार हैं। हालत यह कि मुंबई की सड़कों पर हर किलोमीटर में 2100 गाड़ियां रहती हैं। मुंबई में प्राइवेट कारों की डेंसिटी बाकी शहरों के मुकाबले बहुत ज्यादा है और इसलिए भी मुंबई में पार्किंग की समस्या बढ़ी है। आपको संक्षेप में जरा बता देते हैं कि मुंबई में पर किलोमीटर कितनी गाड़ियां रहती हैं। मुंबई में पर किलोमीटर 510 गाड़ियां होती हैं। राजधानी दिल्ली में पर किलोमीटर 108 गाड़ियां होती हैं। पुणे में पर किलोमीटर 359 गाड़ियां होती हैं। कोलकाता में पर किलोमीटर 319 गाड़ियां होती हैं। चेन्नई में पर किलोमीटर 297 गाड़ियां होती हैं। बेंगलोर में पर किलोमीटर 149 गाड़ियां होती हैं। इन तमाम मेट्रो सिटीज में आप देखिएगा सबसे ज्यादा जो आंकड़ा है वो मुंबई का है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल के मतवा समुदाय के कार्यक्रम को पीएम मोदी ने संबोधित किया है और पीएम मोदी ने कहा कि राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन राजनीतिक विरोध के चलते अगर किसी को डरा करके या धमका कर कोई रोकता है तो वो दूसरों के अधिकारों का हनन है। लेकिन राजनीतिक विरोध के कारण अगर किसी को हिंसा से डरा धमका कर कोई रोकता है तो वो दूसरों के अधिकारों का हनन है। इसलिए ये भी हमारा कर्तव्य है कि हिंसा, अराजकता की मानसिकता और न्यूज की पाठशाला में मेरे साथ आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे, रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।